हाय स्टूडेंट, आपको मेरे क्लास में स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो ठीक है। आज हम लोग नए चैप्टर में और नई एनर्जी के साथ एक नया चैप्टर तैयार करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर रहने वाला वो है क्या कि रसायन बलगतिकी, ठीक है। रसायन बलगतिकी में हम पढ़ेंगे क्या, ये चीज़ पहले हम जान लें। रसायन बलगतिकी में पढ़ेंगे हम क्या। तो रसायन बलगतिकी में इससे पहले जो हम केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, वैद्युत रसायन, उसमें क्या पढ़े थे, क्रियाओं की चालकता तथा जो हम कंपाउंड थे या जो सॉल्यूशन हमें दिए जाते थे, हम उनकी क्या पढ़ रहे थे, चालकता पढ़ रहे थे। फिर ऑक्सीकरण अपक्रिया और कौन सी अपक्रिया कैथोड पे होगी, कौन सी एनोड पे होगी, ठीक है। ये सारी चर्चा हम किए थे। तो अब इस लेवल में हम चर्चा करेंगे कि जो इसके मोल कॉन्सेप्ट क्या है, अपक्रिया होने की दर क्या है, ठीक है, अपक्रिया की कोड क्या है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर अपक्रिया का वेग कितना है, ये तमाम चीजें हम इस चैप्टर में तैयार करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन या इस अपक्रिया में देखो, पहले तो दर से ये समझ रहे हैं, दर का मतलब होता है कोई काम किसी समय के साथ हो रहा है ना। अब वो कितनी तेजी से हो रहा है, कितनी धीमी से हो रहा है, तो उसका अनुमान लगाएंगे। उसी प्रकार अपक्रिया समय के साथ कितनी तेजी से हो रही है या कितनी मंद हो रही है। तो पहला तो हो जाएगा तीव्र अपक्रिया। वह अपक्रिया जो ताक्षणिक समय में होती है उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र अपक्रिया। मंद अपक्रिया क्या हो जाएगी, वह अपक्रिया जो लंबे या कुछ समय में कंप्लीट हो, उसको हम क्या कहते हैं, मंद अपक्रिया, ठीक है। कुछ मिनटों या घंटों में, हाँ, जो मतलब बहुत भी समय लग सकता है। जब बहुत सारा समय लग जाएगा, मतलब 6 महीने या 1 महीने, ठीक है, तो 1 वर्ष लग जाए, तो ऐसे में ये बहुत मंद अपक्रिया है। जैसे लकड़ियों का सड़ना या किसी पदार्थ का क्षय होना, ठीक है, वो तीव्र अपक्रिया तो होता नहीं, ज्यादातर मंदी होता है। बहुत कम ही ऐसे पदार्थ है जो जल्दी से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पदार्थ जो है कई वर्षों में खत्म होते हैं। तो ऐसे में जो कई वर्षों या कई महीनों में खत्म होते हैं, बहुत समय लग रहा है उनमें, तो वो क्या हो जाएंगे, अतिमंद। और जो कुछ घंटों या कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाते हैं, मंद अपक्रिया। जैसे जंग का लगना, तो ये क्या है, मंद अपक्रिया। लेकिन उसी जंग के कारण लोहे का नष्ट होना, वो अति मंद है ना। लोहा तो तुरंत मंद होगा, सॉरी, नष्ट तो होगा नहीं, बहुत काफी समय लग जाएगा। तो इसलिए वो अति मंद है। लेकिन जब जंग लगेगी तो वो मंद है, क्योंकि वो जल्दी जंग लग जाएगी लोहे में। हाँ, मतलब अगर आप देखो लोहे को गर्म करके पानी में से निकालोगे तो कुछ ही घंटों में जंग लग जाएगी। जैसे जब हम लोग लोहार के पास जाते हैं तो वो पीट के लाल करता है, पहले फीटता है, फिर जब उसको पानी में डाल के कुछ देर तक रख देता है ठंडा होने के लिए, तब तक देखेंगे उस पर लाल आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जंग लगना तो कम समय में भी लग सकती है, अधिक समय में, तो ज्यादा समय नहीं लेती है। तो ये मंद हो गई। अति तीव्र में क्या होगा, जो कुछ सेकंड में, एक ही सेकंड में या नैनो सेकंड में कंप्लीट हो जाए, पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे में वो अति तीव्र है। और जो कुछ मिनटों में हो वो तीव्र है, ठीक है। तो ये समझ में आई बात। अपक्रिया ये कभी कभी पूछ लेता हूँ ऑप्शनल में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ड्रीम तो खत्म हो गए भाई, एजुकेशन तो बचे। रेट ऑफ रिएक्शन चलो रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ना, अपक्रिया की दर या अपक्रिया का वेग, या अपक्रिया की दर। तो ये क्या होती है कि आपका जो कंपोनेंट हो या कोई पदार्थ है, ठीक है। तो देखो, अगर कोई हमारा कंपोनेंट है या कोई पदार्थ है, ठीक है, मान लो अगर हम एक गिलास ले लें, क्या ले लें, एक गिलास या एक कोई पात्र ले लें, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जल ले लें थोड़ा सा, या कोई और दूसरा ही पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन जल ले लेंगे, अच्छी बात है ना। तो कोई विलायक हमने लिया, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, शुगर डाल दिया भाई आपने, शुगर, ठीक है। तो ये जैसे ही देखो यहां था तो 20 ग्राम था, कितना था, 20 ग्राम, ठीक है।
मतलब जब ये ऊपर थी चीनी, ठीक है, ये कितनी थी 20 ग्राम। अब इसके अंदर आई है तो क्या होगा, 20 ग्राम से ये धीरे धीरे लेस होगी, 20 ग्राम से धीरे धीरे लेस होगी। इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है लेस होने का, कि समय के साथ धीरे धीरे अब इसकी मात्रा घट रही है। अब किस किस मतलब जैसे आपने 20 ग्राम लिया, जैसे वो पानी में जाएगी अब धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी, धीरे धीरे गलना चालू हो जाएगी। तो वो किस हिसाब से गल रही है, तो देखो एक ग्राफ अगर आप लो, ठीक है, क्या ले आप ग्राफ, ये इधर मात्रा है, ठीक है, और इधर क्या है आपका टाइम, क्या है टाइम या सांद्रता है, जो भी आप ले लीजिए, मात्रा सांद्रता। तो अगर जीरो समय पे मान लो कोई हमारा पदार्थ यहाँ है, ठीक है, अब इसकी मात्रा जो भी है, आप चाहे 20 mg लिए हो, mg या g लिए हो, ठीक है, 20 ग्राम आपने लिया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा धीरे धीरे इसकी मात्रा घटेगी कि नहीं, देखो अब ये 20 ग्राम थी, पानी में जाएगी, चीनी धीरे धीरे घुलना चालू होगी, ठीक है, कुछ ऐसा समय आएगा कि ये इसकी सांद्रता जो है खत्म हो जाएगी, मतलब जो इसकी सांद्रता है वो 0 हो जाएगी, या इसकी मात्रा जो है घट के कितनी हो जाएगी, मात्रा यहाँ रहेगा तो ठीक है, वो घट के क्या हो जाएगी 0, घट के 0। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बाबू, कि कोई हमारा पदार्थ है, अब वो समय के साथ धीरे धीरे घट रहा है, तो जितना टाइम बढ़ रहा उतना ही इसका मान कम होता जा रहा है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जब देखो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अब ये बताओ इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे भाई पानी की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, कैसे, अरे चीनी घुल रही ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेट बढ़ रहा है, तो उत्पाद में जो विलयन मिल रहा है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, पानी से अब वो गाढ़ा होना चालू हो जाएगा, और चीनी जो अभिकारक थी वो धीरे धीरे घटना चालू हो जा रही, तो दोनों में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, दोनों में। तो क्या हो जाएगा, अब परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो किसी अपक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में होने वाले परिवर्तन की दर को, होने वाले परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया का वेग कहते हैं या दर कहते हैं, ठीक है, अपक्रिया की दर कहते हैं या सांद्रता कह सकते हैं। नहीं, सांद्रता नहीं, सांद्रता दूसरा होता है, कॉन्सेंट्रेट दूसरा होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो मान लो लिख चुकी नहीं अपक्रिया की दर, नहीं लिखो अपक्रिया की दर लिखे हो तुम ना, लेकिन खाली शिवम नहीं लिखा है, अपक्रिया की दर नहीं लिखे हो, हाँ लिखे हैं। अरे अकेले उस दिन क्लास में पढ़े थे तो अपक्रिया दर कहाँ लिखे हैं, लिखो, अच्छा लिखो अपक्रिया की दर, हाँ लिखे हैं, लिखो अपक्रिया की दर, जल्दी करो, टाइम नहीं है, रिवीजन है खाली, बस लिखो लिखो। अभिकारक या किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया का दर कहते हैं, होने वाले परिवर्तन की दर को, होने वाले परिवर्तन की दर को, हाँ जो नहीं दर को अपक्रिया का दर कहते हैं। चलो देखो इधर, माना कोई अपक्रिया है, वो A + B है, वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जा रही है बाबू, CD में, किस में हो जा रही, CD में। तो अपक्रिया की दर क्या हो जाएगी, देखो क्या पढ़े हो अभी, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, मतलब इसका मान घटना चाहिए, तो दर बराबर, दर को हम क्या लिख दे, सीधे हिंदी में लिख दे ना, दर बराबर देखो -d। अब ये सांद्रता अगर इसकी ले लें, A की सांद्रता,
इंटू बी की सांता, और ये अभी बराबर नहीं, समानुपाती होती है किसके, डी टी की, डी ए अपॉन डी टी, वो भी ए की सांता बी की सांता। अब यहाँ क्या लगेगा आपका, माइनस लगेगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि माइनस यहाँ हो जाए, क्योंकि ये अभिकारक है ना, अब इसकी सांता घट रही है। तो देखो हमने क्या लिखवाया, अभिकारक या उत्पाद, उत्पाद में बढ़ती है। हाँ, उत्पाद में सांता बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है, इसमें मात्रा क्या होती है, घटती है। तो माइनस ये दिखा रहा है कि मात्रा घट रही है, इसका मतलब ये अभिकर्मक है, सॉरी अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। तो दर बराबर देखो क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता, सांता ए सांता बी, क्योंकि हमारे पास दो अभिकारक हैं, तथा समय के साथ हो गया ना परिवर्तन। तो जितना समय, जैसे स्पीड हमें निकालना होता है, हम कितनी दूरी तय किए, समय से भाग दे देते हैं। तो ये कितनी मात्रा घटी है उसको समय से भाग दे दो, तो उतना पर मिनट घट रहा है ना मात्रा। जैसे हम दूरी हमारी है, अब कहते हैं हम 3 घंटे में 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर गए, 3 घंटे में 18 किलोमीटर गए। तो ऐसे में हमारा पर आवर स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। उसी तरह अगर हम कहें कि 5 मिनट में हमने 10 ग्राम खो दिया, तो हमारा दर कितना है, 10/3। हमारी जो अभिकारक की सांता वो कितनी हो जाएगी, 10/3। तो वही हाल है, ठीक है। अब उत्पाद के साथ अगर लेना चाहो तो अब क्रिया की दर किसके समानुपाती होगी बाबू, डी ए सी इंटू डी अपॉन डी टी की, किसके हो जाएगी, डी ए अपॉन डी टी की। लिख लो, लिखो लिखो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया, अब लिखो। अब तो पहले मिटा लेता हूँ इसको, कट करके लिए। तो हो गया गाइस। तो वेग स्थिरांक देखते हैं, क्या देखते हैं, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेग स्थिरांक देख लेते हैं, इसी लगे हाथ है। तो वेग स्थिरांक क्या होगा हमारा, देखो आपने कोई अभिक्रिया ली अभी, क्या क्या, ए प्लस बी, और वो किस में कन्वर्ट हो गई बाबू, सी प्लस डी में। तो आपने दर क्या निकाला, अभिक्रिया की दर अभिकारक के साथ, माइनस डी ए इंटू, अब बी की सांता, किसकी सांता बाबू, बी की, और अपान डी टी। तो जब हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो के माइनस डी ए की सांता इंटू बी की सांता अपान डी टी। तो जहां के बराबर, जहां के बराबर स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक। नोट करो जल्दी से, ये पूछता है एक नंबर में पूछेगा, बताइए वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हो। तो आप क्या बताओगे ऐसे समझ। तो देखो इधर देखो बच्चों, अभिकारक या अभिक्रिया की दर को, अब रुक जाओ 1 मिनट, ये वाली हेडिंग पढ़ लेते हम लोग। अभिक्रिया की का टक्कर सिद्धांत, देखो लॉ ऑफ कोलाइजन रेट ऑफ रिएक्शन ना, अभिक्रिया की दर का जो टक्कर सिद्धांत है, या टक्कर लॉ ऑफ कोलाइजन रिएक्शन। तो टक्कर सिद्धांत ये क्या कहता है, टक्कर सिद्धांत हमारा क्या कहता है। टक्कर सिद्धांत देखो 2 चीजों पे बहुत मुख्य फोकस किया गया है। मान लो कोई हमारा अभिकारक है, ठीक है,
कौन सा, ए तथा बी, ए तथा बी। अब ये सी प्लस डी में कन्वर्ट हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो अभिकारक है जिससे अभिक्रिया शुरू होने वाली है उससे हम मतलब रखेंगे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई ए और बी अभिकारक है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, टक्कर सिद्धांत इसी पे चर्चा किया था कि जो हमारा अभिकारक है जब हम उन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, क्या होगा, ठीक है। टक्कर सिद्धांत उसी पे चर्चा किया था, ठीक है। क्या अभिक्रिया होने के लिए क्या जरूरी है ना, अभिक्रिया होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो टक्कर सिद्धांत ने उसी पे चर्चा की थी। टक्कर सिद्धांत ने कहा कि जब हम मान लो हमारे पास दो अभिकारक हैं ए और बी, जब हम उनको आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो देखो उन्होंने पहला बताया कि अब जब हम दो अभिकारकों को मिलाते हैं तो उनमें टक्कर होना स्वाभाविक है, उनके अणुओं में टक्कर होना स्वाभाविक है। जैसे आप बहुत देखे होंगे कि जब हम नींबू पानी, जब मान लो ग्लास है कांच का ग्लास है, तो कांच का ग्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें साफ दिखता है, जो भी चीज होगी वो साफ दिखेगा, ठीक है। तो कांच का ग्लास आप लिए, उसमें जब आप नींबू गाड़ते हैं तो वो रस देखो जब नीचे जाता है तो हमें दिखता है कि ये इधर उधर भाग रहा है, कण जो है भागते हुए दिखते हैं, ठीक है हमें। या जो डिटोल वाला ऐड नहीं आता टीवी पे, जब वो डिटोल गिरता है पानी में तो देखो एक धुएं का तरह वो पूरा फैलने चालू कर देता है। फैलने का मतलब ये हुआ इधर उधर उसके अणु भाग रहे हैं, तो जब भाग रहे हैं तो वो देखो इतना बड़ा आपका ग्लास है, अब इसमें आप जब डालोगे, ये मान लो लिक्विड था, अब ये जब डाल रहे हैं तो देख रहे हैं एक अणु इधर भाग रहा है, कहीं इधर भाग रहा है, कहीं इधर, तो ऐसे में ये विलायक के अणुओं से टकराएगा कि नहीं, टकराएगा। मतलब ए को डाल रहे हैं बी में या बी को ए में डाल रहे हैं, तो बी का जो अणु होगा वो ए से टकराएगा, ए का जो अणु होगा वो बी से। तो कह रहा जब दो अभिकारक आपस में मिलेंगे तो उनके अणुओं के बीच टक्कर होनी स्वाभाविक है, ठीक है। इन्हीं टक्करों की वजह से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। जैसे कैसे हम समझे, अगर हम एक पत्थर डालें पानी में तो वो क्या घुलेगा पानी में, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके अणु जो है एक दूसरे से टकरा के मतलब इधर उधर फैलते नहीं। जैसे पत्थर के जो अणु है बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, बहुत मजबूती से, उनके अंदर जो बल है उनके अणुओं के अंतरा आणविक बल है वो बहुत मजबूत है, तो पानी उसे तो तोड़ नहीं पाता, पानी का जो बल है वो उसे खत्म नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए देखो वो पत्थर जो है घुलता नहीं है, पानी का जो डिफ्यूजन पावर है वो कम है, इसलिए वो घुलते नहीं, ठीक। तो क्या जरूरी है, टक्कर होना जरूरी है, टक्कर होने के लिए अणु दूर दूर भागना जरूरी है कि नहीं। अच्छा, फिर दूसरी पॉइंट इन्होंने कहा अब अगर टक्कर हो रही है पानी, मतलब टक्कर हो रही है अभिक्रिया में, जरूरी नहीं सभी टक्कर की वजह से अभिक्रिया हो। अब ये नई बात क्या होगी यार, अभी तो कह रहे हो टक्कर से ही अभिक्रिया होगी, फिर कह रहे हो नहीं टक्कर से जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया हो। अब ये क्या बात हुई, तो इन्होंने कहा कि जो हम जब किसी अभिक्रिया में जब हम टक्कर का टोटल निकालेंगे, या अच्छा ये देखो जरूरी नहीं कि अभिक्रिया हो, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने। जैसे एक मान लो 50 या 35 बच्चों की क्लास है, ठीक है, अब उसमें मस्ती तो सब करेंगे, क्या सभी बच्चे मार खाएंगे, नहीं। अरे 35 को 35 कौन टीचर मारेगा यार, पागल हो 35 के 35 को काहे मारेगा, उसमें तो कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने किया ही नहीं, ये कर रहा था सामने वाला, वो बोलेगा नहीं सर मैं नहीं, ये सामने वाला कर रहा है। तो अब सामने वाले से कौन सामने है, ऐसे में देखो टक्कर तो सभी की है, लेकिन सबकी टक्कर में अलग अलग बात है। अब उसी में पहले से एक बदनाम लड़का बैठा हुआ है, 2-3 बदनाम है बेचारे, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मतलब उनकी एक्टिव पावर जो है वो ज्यादा है। अब देखो जब वो टक्कर करेंगे तो अगर भयंकर लड़ाई कर लिए तो मार कौन खाएगा, जिम्मेदार जो भी होगा वो उन्हीं के ऊपर जाएगा। तो जैसे क्लास में देखो एक तरीके से शरारती बच्चे तो होते हैं, सब शरारती होते हैं लोग, लेकिन कुछ ऐसे शरारती होते हैं जिनका नाम हमेशा हाईलाइट रहता है, होता है कि नहीं। तो वही बात है, अगर एक क्लास को आप शरारती कह रहे हो तो सारे लड़के तो शरारती है नहीं। वही बात उसने कहा कि टक्कर तो हो रही है लेकिन सारी टक्करों की वजह से अभिक्रिया नहीं होगी,
मतलब सभी लड़कों के हिसाब से क्लास बदनाम नहीं होगा। अगर कह रहे हैं कि क्लास 11 वाले लड़के बहुत दुष्ट हैं, तो सारे लड़के तो दुष्ट नहीं है कि नहीं बात? तो उसमें कुछ लड़कों की वजह से ही ये दुष्ट क्लास बना हुआ है। अब देखो, जो ज्यादा, मान लो 5 लड़के हैं और पांचों का नाम हाईलाइट है, वो ज्यादा शरारत करते हैं हर एक टीचर की क्लास में, हर एक टीचर की क्लास में शरारत करेंगे। तो ऐसे में वो 5 वाले शरारत तो सभी करेंगे। तो देखो 5 और सब में टोटल शरारत कम हुई कि नहीं? अगर शरारती बच्चों की संख्या निकाली जाए तो कुल बच्चों की अपेक्षा शरारती बच्चों की संख्या कम आएगी। क्यों? क्योंकि अगला कहेगा सर मैंने नहीं किया था, वो सामने रवि बैठा वो किया था, रवि कहेगा नहीं सर मैं नहीं, वो दीपक कर रहा है, दीपक नहीं सर वो कर रहा है। तो सर क्या सर 4-5 बच्चे पकड़े जाएंगे जो हमेशा पकड़े जाते हैं। तो उसी तरह से कहा है कि अभिक्रिया में जब 4-5 अणु या सारे अणु टकराते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनकी कारण अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिनके टकराने की वजह से अभिक्रिया होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रभावी अणु कहते हैं। मतलब जो लड़का बदनाम है पहले से, वही क्या है? एक्टिव लड़का है कि नहीं, प्रभावी अणु। तो इनकी दूसरी लाइन ये थी कि प्रभावी अणु क्या थी? प्रभावी अणु। अब प्रभावी अणु का एक्टिव मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हुआ? लड़के सभी एक्टिव है, लेकिन जो ज्यादा एक्टिव है मतलब जो ज्यादा शरारत करता है वो क्या है? प्रभावी अणु। फिर देखो प्रभावी टक्करें, प्रभावी टक्करें। अगर प्रभावी अणु, मान लो अगर जो शरारती लड़का है वो लड़ाई करेगा तो लड़ाई ज्यादा होगी कि नहीं? और जो थोड़ा सा चलन पे बैग हटाओ, थोड़ा सा हटो बैठने दो, ये शरारत होगी तो गाली देना ये तो ज्यादा मायने नहीं रखेगी। लेकिन अगर मार धाड़ हो रही है तब वो ज्यादा मायने रखेगी। तो वो कौन? वो बदनाम लड़के ही करेंगे ना। तो देखो प्रभावी अणुओं द्वारा जो टक्करें होती हैं वो क्या कहलाती है बाबू? प्रभावी टक्कर कहलाती है। 3 पॉइंट कंप्लीट। हाँ, एक प्रभावी अणु, एक प्रभावी टक्करें, और पहली पॉइंट ये थी कि अभिक्रिया होने के लिए टक्कर स्वाभाविक है, लेकिन सभी टक्करों के कारण अभिक्रिया नहीं होती। वो जो प्रभावी टक्करें होती हैं, क्लास कब बदनाम होता है? जब वो बदनाम लड़के ही अब कोई लड़ाई झगड़ा करे तो नाम आ जाएगा, देखो क्लास 11 बहुत दुष्ट क्लास है, ठीक है। अच्छा, एक और सिद्धांत दिया संक्रियण ऊर्जा का, किसकी? एक्टिव एनर्जी की। हेडिंग उसने दिया संक्रियण संक्रियण ऊर्जा की, एक्टिव एनर्जी की। किसकी अभिक्रिया? वो दिया एक्टिव एनर्जी। एक्टिव एनर्जी, इसको देखो कैपिटल ई ए से दिखाते हैं, इसको इस तरह से शो करते हैं। अब ये क्या होती है इसको देख लो। देखो वे अणु, ठीक है, या देखो वह ऊर्जा जो प्रभावी टक्करों से अधिक हो, वह ऊर्जा जो प्रभावी ऊर्जा से अधिक हो, ठीक है। या देखो इसको इस तरह से बना लेते हैं, वह अधिक न्यूनतम ऊर्जा, वह अधिक न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण प्रभावी टक्करें होती हैं या प्रभावी टक्करें होने के लिए आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब ये क्या समझ में आ रही बात? देखो अगर एक समान, मान लो एक क्लास है, सभी लोग 500 नकल करवाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, या एक क्लास है, ठीक है, अब सारे क्लास के पास 500 रुपया है, सारे क्लास के बच्चों के पास 500 रुपया है, ठीक है। तो ऐसे में सबकी औसत ऊर्जा बराबर है कि नहीं? सबकी औसत ऊर्जा बराबर है, सब 500 वाले हैं, लेकिन उसी में जो है एक बंदा 600 वाला आ गया या 2 बंदे आ गए 600 के, ठीक है, उनके पास 600 रुपया है। तो वो क्या करेंगे? सारे बच्चों से कहेंगे देख मैं तुझसे ज्यादा एनर्जीफुल हूँ या मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो तू कम पैसे वाला है। तो वो एक्टिव रहना, अपना दिखावा चालू कर देंगे, अब अपनी पावर का दिखावा चालू कर देंगे। तो प्रभावी टक्करें किसके कारण होती हैं?
वही जो ज्यादा एक्टिव होते हैं बेचारे, जिनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो देखो औसत ऊर्जा से वन अधिक, औसत ऊर्जा कितनी है बाबू? 500 है। क्लास में सब 500 500 वाले हैं। अब जो 600 वाला है वो कहेगा मैं तुमसे ज्यादा एनर्जीफुल हूं, ठीक है। तो देखो औसत ऊर्जा से, ठीक है, किसी अभिक्रिया के होने की जो औसत ऊर्जा है उससे अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा। अब देखो 500 से अधिक है लेकिन न्यूनतम क्यों कहा जा रहा है? देखो 500 600 है, अब औसत कितना है? 500, घटा दो कितना आएगा? 100। तो ये न्यूनतम ऊर्जा है कि नहीं? औसत ऊर्जा से वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके लिए प्रभावी टक्करें, अब वही 100 रुपया ज्यादा हो गया उनका, तो अब वो और बच्चों को मारना पीटना चालू कर देंगे या उनको कमजोर समझना चालू कर देंगे, यही ना। तो औसत ऊर्जा से वह अधिक वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके लिए प्रभावी टक्करें होना आवश्यक या प्रभावी टक्करों के होने के लिए आवश्यक है, वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है? संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आई? एक औसत ऊर्जा बनी हुई है, अणुओं की एक औसत ऊर्जा है, ठीक है। अब औसत ऊर्जा से थोड़ा सा ज्यादा हो गए, तो देखो औसत ऊर्जा से अधिक वह थोड़ा सा ऊर्जा या वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक है, जो प्रभावी टक्करों के लिए आवश्यक है या जिसके कारण प्रभावी टक्करें होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। टक्कर सिद्धांत आया समझ में? तो लिख लोगे, इनको लिखवा दिया गया तुम्हें बच्चे? चलो ठीक है। अब अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। अभिक्रिया का क्या है? टक्कर सिद्धांत है ना। अब आगे हमारा क्या है? प्रभावित करने वाले कारक। दर को क्या प्रभावित करेंगे? जैसे आप सड़क पे चल रहे हो तो आप एक तरह से आपके डिस्टेंस और टाइम में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ऐसे में जैसे आपने कहा कि अभी अभी हम उदाहरण लिए थे, मानो 3 घंटे में मैं 18 किलोमीटर चला, यहाँ 0 से कहां तक चला बाबू? 18। वो भी कितने समय में? समय हमारा कितना है? 3 घंटा ना। तो इसको आवर्स कर दो। चलो 3 घंटे में हम वहां तक पहुंचे, तो ऐसे में हमारी स्पीड कितनी रही होगी? 6 किमी पर आवर। क्या करोगे सेकेंड का लेके? 6 पर आवर ना। तो अब बताओ जब हम चलेंगे तो हमें कौन कौन से लोग रोकेंगे? एक तो हमारे सहपाठी मिल गए, कहेंगे भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो 2 मिनट ले लिए। फिर अगर हवा चलने लगी वो भी रोकेगी, ठीक है। हाँ, अगर कोई साथी मिल गया जाने वाला है साथ में, चल भाई लेट हो रहा है, चल 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 जल्दी कर, चल 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 लेट हो रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। अगर धूप हो गई, टेम्परेचर हो गया, चलो हाई हो गया, तो क्या कहेगा? रुक भाई, थोड़ा डाउन करेगा। लेकिन अगर वो ठंडी का मौसम है तो फिर बढ़ जाएगी, तो अभिक्रिया बढ़ जाएगी। वही कारक है। देखो अगर धूप हुई तो टेम्परेचर का परिवर्तन, हवा हुई तो दबाव का परिवर्तन। सेम इसमें भी है, लाइफ, रियल लाइफ और केमिस्ट्री लाइफ दोनों सेम लेके चलो। देखो जो अभिक्रिया की दर को प्रभाव, पहले हेडिंग कंप्लीट कर दे। अभिक्रिया की दर को, हाँ, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या निकल के आई? धूप, मतलब ताप। अब क्रिया में तो धूप कहोगे नहीं, सीधे कहोगे ताप का परिवर्तन। ताप का परिवर्तन, ताप का परिवर्तन, ताप का परिवर्तन समझते हैं। अगर धूप गर्मी है, मतलब तुम खुद गर्मी के माहौल में हो और ऊपर से फिर धूप और बढ़ रही है, तो ऐसे में तुम्हारी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? अब लो ये क्या, अब देखो एक माहौल में गर्मी है, फिर ऊपर से गर्मी, तो गर्मी का मान बढ़ जाएगा, तो ऐसे में तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। वही सेम प्रोसेस अपक्रिया में भी है। अगर कोई ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, कोई ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, उसकी स्पीड कब बढ़ेगी? तो देखो क्या करोगे, जब ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। ऊष्माक्षेपी का मतलब वह अपक्रिया जिसमें ऊर्जा रिलीज हो, एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, एनर्जी ज्यादा निकले, यही ना।
क्या हो, एनर्जी निकलती हो। अब क्रिया हो रही है और उसमें क्या निकले, एनर्जी, ऊर्जा, उष्मा, गर्मी पैदा हो। जैसे आप चूने को पानी में डालते हैं तो बाल्टी गर्म हो जाती है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उष्मा उत्पन्न कर रहा है अब क्रिया के दौरान। अच्छा, अब क्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो उष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगी ना। तो वही हाल है कि उष्माक्षेपी अपक्रिया में जब हम किसी अपक्रिया के ताप को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब क्रिया बढ़ेगी कि घटेगी। कहाँ यार, गर्मी है और ऊपर से गर्मी डाल रहे हो, मतलब धूप, जून का महीना है और गर्मी इधर बढ़ रही है और फिर ऊपर से धूप भी निकल आई और तेज से, तो दूर जा पाओगे, नहीं ना। वही वो खुद ऊर्जा दे रहा है कि भैया हमसे ऊर्जा ले लो तुम, और तुम कहोगे नहीं हम तुमको और देंगे ऊर्जा, तो वो कह रुक जाएगा ना, कहेगा ये देखो पागल मिल गया, हम खुद ही वो अपनी ऊर्जा कंप्लीट करने के लिए आग पैदा कर रहे हैं, ये हमको और गर्म कर रहा है तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, गुस्सा होकर रुक जाएगा। तो देखो उष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होगा कि अपक्रिया में जब हम हीट का मान बढ़ा देंगे तो वो रुक जाएगा, मतलब ताप बढ़ाएंगे तो रुक जाएगा। चलो, अगर वही देखो जून के महीने में बादल निकल आए, बादल घेर लें, मतलब सूर्य दिखे ही ना, तो क्या हुआ, ताप कम हो गया ना। ऐसे में तेजी से भागोगे कि दिमाग में ये रहेगा जल्दी भाग, नहीं तो अभी बादल हो जाएगा, जल्दी कर जल्दी कर, धूप हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, धूप हो जाएगी, दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, तो स्पीड तेज हो जाएगी हमारी कि अभी देखो 5 मिनट के लिए छांव हुआ है, चल जल्दी निकल, आगे पेड़ भी नहीं है, कहाँ रुकेगा, तो ऐसे में स्पीड ज्यादा हो गई, साथ वाला भी कहेगा हाँ निकल जल्दी कर, तो ऐसे में क्या हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो देखो उष्माक्षेपी है, ताप बढ़ाओगे घट जाएगी, लेकिन ताप कम कर दोगे तो और तेजी से वो होना चालू हो जाएगी। तो देखो ताप परिवर्तन में क्या होगा कि उष्माक्षेपी जब रहेगी तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो घट जाएगी और ताप कम करेंगे तो बढ़ जाएगी, अब क्रिया की तरफ बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। उष्मा शोषी है तब उष्मा बढ़ने पर, अगर ठंडी है, अब देखो ठंडी का माहौल है, अब जाना हो तो धूप निकलेगी तो मन से भागोगे, चलो धूप है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कोहरा पड़ने लगे तब तो दूर नहीं जाएंगे। तो उष्मा शोषी है, मतलब हमें उष्मा की जरूरत है, तो उष्मा दोगे तो अच्छे से हम जाएंगे, लेकिन अगर उसी पे उष्मा हमसे निकाल रहे हो, हमें और ठंडा कर रहे हो, तो हम सिकुड़ जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, तब भी दर घट जाएगी। तो देखो उष्मा शोषी अपक्रिया में रीडिंग डाल दे पहले, किलोमीटर हर्ट्ज ना, पहला इसमें देखो उष्मा क्षेपी अपक्रिया में क्या करना होगा, ताप कम करना होगा, उष्मा शोषी में बाबू ताप बढ़ाना होगा, उष्मा शोषी में ताप बढ़ाना होगा। अब देखो दाब का परिवर्तन, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दाब का परिवर्तन। ये परिभाषा आप देखो लिख सकते हो खुद से, ठीक है। अब दाब का परिवर्तन, अगर देखो हम जिधर एक दाब का परिवर्तन से समझते हैं, अगर हम मान लो जिधर जा रहे हैं उस दिशा में हवा चले तो हमारी स्पीड बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। तो अगर मान लो अपक्रिया उत्पाद में कन्वर्ट हो रही है और अपक्रिया की मतलब साम्य अवस्था किधर है, उत्पाद की तरफ है, किधर है, उत्पाद की तरफ। अभिकारम का दाब जो अभिकारक का कर्म अभिकर्मक या अभिकारक, ठीक है, बढ़िया से लिख दे अच्छे से। अभिकारक देखो साम्य अवस्था में अब चलते हैं 11 वाले, साम्य अवस्था की दिशा में अगर उत्पाद की तरफ साम्य अवस्था है, ठीक है, तो जैसे हमें जाना है आगे की तरफ, तो देखो दबाव भी मतलब हवा का झोंका भी उधर ही है, ठीक है, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी,
हाँ। ठीक है। लेकिन अगर साम्यावस्था उत्पाद की तरफ है और हमारे वो विपरीत चलने लगे, अगर दबाव विपरीत पड़ने लगे, ठीक है, देखो साम्यावस्था की दिशा में जब दबाव रहेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब जिधर हमें जाना है उधर ही से हवा चल रही है, मतलब जाना हमको सीधे, तो उधर सामने से हवा बह रही तो हमको रोकेगी ना, क्या करेगी, रोकेगी। तो जिधर हम सामने में जा रहे हैं उधर ही प्रेशर डाल रहे हो तो हम उधर जाएंगे नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो दाब परिवर्तन से भी क्या होगी, अब क्रिया घटेगी और बढ़ेगी, मतलब जिधर हम जा रहे हैं उधर अगर आप दाब डालोगे तो उधर से हमें क्या होगा, स्पीड हमारी कम हो जाएगी, अब क्रिया की दर घट जाएगी। मतलब उत्पाद की तरफ है तो हमें कहाँ डालना होगा, उसके विपरीत अभिकारक पे। अगर ठीक है, तो देखो दबाव परिवर्तन या दाब परिवर्तन से भी क्या होती है, अब क्रिया परिवर्तित होती है। ये पॉइंट समझ में आ गई। अब तीसरी पॉइंट क्या कर लेते हैं हम लोग, सांद्रता, मात्रा। क्या कर लेते हैं बाबू, मात्रा। तीसरी पॉइंट क्या कर लेते हैं, मात्रा। अब ये बताओ, तुम पूरे एक खाली रोड पे तुम पैदल चल रहे हो, पैदल की बात हो रही है ना, कार की बात नहीं हो रही, पैदल तुम इस खाली रोड पे चल रहे हो, अकेले बंदे हो, ठीक है, इस खाली रोड पे अकेले बंदे हो और वो पूरा रोड खाली है, तो ऐसे में तुम चलोगे, मजबूरी है भाई, चलना है, ठीक है। तो सांता का परिवर्तन देखते हैं हम लोग। तीसरी क्या है, सांता का परिवर्तन। अभी क्या पढ़े हो कि कोलाइजन होने के लिए, मतलब या किसी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए कोलाइजन बहुत जरूरी है, मतलब प्रभावी टक्कर होना बहुत जरूरी है। और ये प्रभावी टक्कर होती किसके कारण है, उन प्रभावी अणुओं के द्वारा। यार क्लास में मस्ती कब होगी, उन शरारती बच्चों के कारण ही ना, उन शरारती बच्चों के कारण। अच्छा ठीक है, अगर तुम अकेले चल रहे हो और फिर एक दूसरे रोड पे उतनी ही पे कितने लोग चल रहे हैं, 2-3 लोग चल रहे हैं, तो कौन लोग जल्दी पहुंचेंगे और थकेंगे नहीं। एक अकेले दौड़ रहे हो तुम और एक 4-5 झुंड के साथ दौड़ रहे हो, तो किसमें तुम्हें सही है, झुंड में ना, क्योंकि सहायता मिलेगी। क्या मिलेगी, सहायता। जैसे एक 11 का क्लास है, उसमें बदमाश 5 लड़के हमने जोड़े हैं, अभी कितने लड़के हैं, 5 लड़के। अब उसमें 10 के आप मिला दिए लाके, क्या किया आप, 10 के मिला दिए, तो 10 में ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो होंगे ही शरारती। अब 5 से क्या हो गई भाई, 10 हो गई। मान लो उसमें भी 5 थे, तो टोटल कितनी हो गई, 10। टोटल प्रभावी अणुओं शरारती बच्चों की संख्या कितनी हो गई, अभी वो 5 ही थे, 5 और ला दिया तो 10 हुई, तो और हुड़दंग होगा कि नहीं होगा। तो सांद्रता बढ़ाने से देखो प्रभावी अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आई। क्लास में लड़ाई बढ़ जाएगी, शरारती लड़कों की संख्या बढ़ेगी साथ में, तो 4-5 लोगों के साथ जाने में आसानी होती है ना, हेल्प मिलता है। तो यहाँ हेल्प से नहीं, अभिक्रिया होने के लिए हेल्प जरूरी नहीं है, टक्कर होनी जरूरी है, ठीक है। तो 5 शरारती कच्चा 11 में थे और 10 में 5 और लाके मिला दिए, शरारतियों की संख्या ज्यादा हो गई, तो ऐसे में प्रभावी टक्करों की संख्या ज्यादा होगी, तो अभिक्रिया तेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक। सांद्रता परिवर्तन में देखो एक बार फिर से, किसी अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अभिक्रिया में क्या होता है, प्रभावी अणुओं की दर या प्रभावी अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। चलो एक चौथा क्या है, लास्ट है, उत्प्रेरक परिवर्तन या उत्प्रेरक की उपस्थिति, परिवर्तन नहीं, उत्प्रेरक की उपस्थिति। उपस्थिति, ठीक है। यहाँ प्रभाव कर लो भाई, उत्प्रेरक का प्रभाव। तब ये की जगह पे का लेना होगा, उत्प्रेरक का प्रभाव, ठीक है। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होगा, अब देखो
तुम इस वीरान रोड पे चल रहे हो, बार बार रोड की बात करो, देखो गुस्सा मत। इस वीरान रोड पे चल रहे हो और एक साथी मिला आपका, एक और साथी मिल गया, एक और साथी मिल गया और वो तुम्हें एक्साइटेड कर रहा है जाने के लिए। अब उसको जल्दी है, तुम्हें तो नॉर्मली जाना था वहां तक, ठीक है, तुम्हें स्कूल से घर जाना था, तुम तो नॉर्मल जाओगे मरेली की तरह, कहोगे अब इस घर, अच्छा सॉरी स्कूल जाना हो तब। अब जैसे जो बच्चे होते हैं घर से छूटते हैं, लेकिन अगर उनको स्कूल जाना है, जो जिनका काम वगैरह नहीं पूरा होता है ना, तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे। अब उसी में एक आ गया जिसका काम पूरा है और दोस्त भी है, उसे तो पता है कि इसका काम पूरा होगा नहीं, इसका काम पूरा होगा नहीं, चल इसको लिवा के चले, नहीं तो बीच में ही कल्टी मार लेगा। तो ऐसे में जब इसका काम पूरा नहीं ए वाले का, तो ये बेचारा धीरे धीरे चल रहा है, बी वाला आया, इसका काम कंप्लीट है और ये जान भी रहा है कि इसका कंप्लीट नहीं है। तो दोस्त तो वैसे ही भी होते हैं अपने, होते तो साथ देते हैं, लेकिन उस समय साथ नहीं देते जब मार खाने की बात हो या क्लास में पिटने की बात हो, किसी के सामने बेइज्जती वाली बात, लेकिन बैकग्राउंड में तो साथ देते हैं। दोस्त होना जरूरी है। तो अब देखो ये दिमाग लगाएगा कि इसका तो पूरा नहीं है, अब इसको स्कूल भी जा रहा है, अगर हम फोर्स नहीं करेंगे तो कल्टी मार लेगा, बीच में कहीं गायब हो जाएगा। तो ये कहेगा चल चल जल्दी चल स्कूल, लेट हो रहे हैं चल जल्दी कर। वो कहेगा रुक यार, अभी शर्मा जी वाली घंटी खत्म होने दे, शर्मा जी वाली घंटी खत्म होने दे तब चलेंगे। नहीं यार चल चल, लेट होगा, कोई घर का देख लेगा तब। तो बी क्या कर रहा है, इसको फोर्स कर रहा है चलने के लिए। अब ये धीरे धीरे जा रहे थे, इनको चलना है इसके साथ, बी के साथ चलना है, ठीक है। तो उसी तरह से देखो किसी क्रिया में उत्प्रेरक जब आ जाता है तो वो क्या करता है, औसत मान घटा देता था। अभी हमने कहा था कि 500 रुपए है, 500 से ज्यादा रहेगा तभी वो बच्चा शरारत कर सकता है, एनर्जी ज्यादा होगी, संक्रियण ऊर्जा ज्यादा, तो वही संक्रियण ऊर्जा का औसत मान वो घटा देता है। मतलब 500 की जगह पे 300 कर दिया, क्या कर दिया, 300 कर दिया। जैसे कोई ऐसे भी टीचर होते हैं कि वो कहते देखो हम पढ़ाएंगे बहुत मन से, तुम शरारत भी कर सकते हो, लेकिन उतनी ही शरारत करना जितनी अच्छा लगे। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये मान लो अगर 2 टीचर है, एक तिवारी आए हैं, तिवारी कह रहे हैं अगर कोई भी बच्चा हिला या कुछ भी किया तो इतना तोड़ेंगे कि दिमाग सही हो जाएगा। तो अब बच्चे की औसत ऊर्जा बढ़ गई, अब वही मस्ती करेगा जो तिवारी से डरता नहीं हो, मतलब तिवारी सर के औसत ऊर्जा से अधिक हो। हाँ, अब शर्मा जी आए, कहे बेटा देखो हम तुम्हें, हमारा ये उद्देश्य है कि हम तुमको इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि पढ़ने आ जाए, ठीक है, तो आप शरारत वगैरह मस्ती से ही पढ़ो, कोई जरूरी नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट से ही पढ़ो, तो आप शरारत कर सकते हो। अब शर्मा जी क्या किए, औसत ऊर्जा घटा दिए, तो क्लास के जो 1-2 और थे वो भी एक्टिव हो जाएंगे। चलो शर्मा जी तो बोलेंगे ही नहीं, उन्होंने कहा हम मारेंगे नहीं, आप शरारत कर सकते हो लेकिन लिमिट में करना। तो ऐसे में शर्मा जी क्या कर दिया, औसत ऊर्जा कम कर दिए। अब देखो 500 सबके पास, एनर्जी सबके पास थी, लेकिन तिवारी में औसत ऊर्जा का मान ज्यादा था, वो रुके थे, लेकिन शर्मा के ज्यादा हो गई, कम कर दिया, औसत ऊर्जा कम कर दी। तो अब सारे बच्चे एक्टिव होना चालू कर देंगे। कोई उधर खोद रहा है तो वो कहेगा सर देखिए कलम खोज रहा है, तो उधर से कोई इधर। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं कि जो औसत मान होता है अभिक्रिया का वो कम कर देते हैं, संक्रिया ऊर्जा का औसत मान कम कर देते हैं। तो जो मरेले होंगे वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे, चलो शर्मा जी ने छूट दे दी, ठीक है। तिवारी और बिलाल मिला हाँ, तो तिवारी सर की क्लास में तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बिलाल सर के तो यही बात है कि पढ़ाने के बाद इधर सोचते वही करते। अच्छा ठीक है, तो बढ़िया से कंप्लीट हुआ ना गाइस। तो आज यहीं तक हम रुकते हैं। तो आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम भी आपसे जुड़े रहेंगे। तो हमने कम बैक कर लिया है, पेपर वगैरह थे तो सब कुछ रोक के रखा था, तो आज हम रिटर्न कम बैक हुए, वो भी फुल एनर्जी के साथ, और हमने भी औसत मान बढ़ा के रखा था। चलो संक्रियण ऊर्जा हमारी भी बड़ी होगी, ठीक है। क्लोज करो और